हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल ऑनर्स यानी कि पॉलिटिकल कोर 8 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। मेरे लिए यह एक दुखद की बात है कि हमने आप लोगों से बोला था कि इस बार जो है पॉलिटिकल ऑनर्स का सभी प्रश्न आप लोगों को कराने वाला हूं, लेकिन वेबसाइट बनाने के कारण जो है आप लोगों का सभी प्रश्न मैं नहीं करा पाया हूँ। इसलिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। फिर भी जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वेबसाइट पर जो है आप लोगों का कोर पेपर 8 से संबंधित बहुत सारा प्रश्न को हमने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर जाके सभी प्रश्न का PDF नोट्स देख सकते हो। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर इस बार कोर पेपर 8 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पूछे जाने के चांस हैं, उसको लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर सभी प्रश्न का PDF नोट्स का लिंक होगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पॉलिटिकल ऑनर्स का भी सभी पेपर का प्रश्न मैं वेबसाइट पर उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न जानने वाले हैं। मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के अध्ययन हेतु अथर्ववाद उपागम की विवेचना करें, अथवा मॉर्गनथाउ के राजनीतिक अथर्ववाद के 6 सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है। मॉर्गनथाउ एक राजनीतिक विचारक है। इसका जन्म 1940 में जर्मनी में हुआ था। वह पहले विचारक थे जिन्होंने अथर्ववाद को वैज्ञानिक रूप दिया, लेकिन 1930 दशक में जर्मनी में हिटलर के आने से नाजीवादी राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। हिटलर के जर्मनी में आने के बाद मॉर्गनथाउ भागकर अमेरिका में शरणार्थी बनकर रहने लगा। वहां पर रहकर इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके साथ साथ राजनीतिक विचारक के रूप में अपनी पहचान भी बनाया। उन्होंने यह कहा है कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। राष्ट्रीय हित के लिए किसी भी राष्ट्र को शक्ति पर बल देना होता है। मॉर्गनथाउ ने यह कहा है कि हर एक राष्ट्र को अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए संघर्ष करना चाहिए। यानी हम मॉर्गनथाउ की बात करें तो यह एक राजनीतिक विचारक था। इसका जन्म 1940 में जर्मनी में हुआ था, परंतु यह माना जाता है कि जब जर्मनी में हिटलर जैसे नाजीवाद राजनीतिक विचारक नेता थे, उसके प्रभाव के कारण यह अमेरिका भागकर चले गए और अमेरिका में जाकर शरणार्थी के रूप में रहने लगे। वहां पर इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने कार्यों से राजनीतिक विचारक के रूप में अपनी पहचान बनाया। उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अपनी शक्ति को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक उस राष्ट्र के पास शक्ति नहीं होगा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं शांति बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसीलिए जो है इन्होंने शक्ति को बढ़ाने के लिए कहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा है कि कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ा लेगा तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति अवश्य मिलेगा। यानी इन्होंने यह कहा है कि यदि कोई राष्ट्र शांति को स्थापित करना चाहता है तो उन्हें शक्तिशाली राष्ट्र होना अवश्य है। उसके बाद जो आपको पॉइंट बनाना है वो है अथर्ववाद का अर्थ। आप लोगों में से अधिकतर छात्रों को जो है यह डाउट होगा कि अथर्ववाद क्या है, तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया है कि अथर्ववाद का अर्थ। अथर्ववाद एक राजनीतिक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे शांति बनाए रखें इसके बारे में बताता है। अथर्ववाद का अर्थ होता है वास्तविक रूप में जो भी समाज में हो रहा है, जैसे हो रहा है उसका उसी रूप में दिखाया जाता है। यानी कि समाज में जो हो रहा है उसका वास्तविक रूप से बताना अथर्ववाद कहलाता है। ध्यान रहे, इसका जो है अनेक विद्वानों द्वारा अलग अलग उदाहरण को दिया गया है, अलग अलग सिद्धांतों को दिया गया है कि अथर्ववाद ये है, अथर्ववाद वो है। लेकिन हम सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद बिल्कुल अपने तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर अथर्ववाद क्या होता है। तो अथर्ववाद के बारे में कहा जाता है कि यह एक राजनीतिक विचारधारा है ना। इसमें यह बताता है कि हम कैसे शांति को बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या देश के अंदर हो। अथर्ववाद का जो अर्थ होता है वह होता है वास्तविक रूप में, यानी कि जो समाज में हो रहा है, जैसा हो रहा है उसी रूप में प्रस्तुत करना अथर्ववाद कहलाएगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसमें जो है अथर्ववाद
इस विचारधारा को मानता है कि जो वास्तविक में हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि यदि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो ऐसा संभावना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना ही हम चिड़िया बन सकते हैं और ना ही कभी आसमान में उड़ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो अथर्ववाद है वह कल्पना के दुनिया से दूर रहता है, यानी वह कल्पनाओं के बारे में नहीं कहता है। वह कहता है कि जो वास्तविक समाज में चल रहा है हम उसके नीतियों को महत्व देते हैं। तो मैं आपको जो है साधारण शब्दों में अथर्ववाद के बारे में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। उसके बाद है, इसमें सभी घटनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अथर्ववाद में हमें यह बताता है कि दो राज्यों के बीच संबंध कैसे है। हर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। शक्ति को बढ़ाने के लिए लोग बल का प्रयोग अपने हितों के लिए और दूसरे लोगों से अपनी जीत के लिए करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो वैसे लोग जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों पर अपना दबाव बनाकर उन पर अधिकार कर लेते हैं। यानी कि अथर्ववाद को हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो अथर्ववाद एक ऐसी विचारधाराएं हैं जिसमें सभी प्रकार की घटनाएं सम्मिलित है। अथर्ववाद बताता है कि दो राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। हर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है क्योंकि समाज में समुदाय है और वह समुदाय एक दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहता है। जब समुदाय के लोग एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेगा तो उसके बीच संघर्ष होगा। जब संघर्ष होगा तो उन संघर्ष को कम करने के लिए नियम बनाए गए हैं। नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रकार से जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच अपने शक्ति को दिखाया जाता है। जब एक राष्ट्र कमजोर है और एक राष्ट्र शक्तिशाली है तो कमजोर राष्ट्र पर जो है शक्तिशाली राष्ट्र अपना दबाव बना सकता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सभी राष्ट्रों के पास शक्ति होना अनिवार्य है, जिसके कारण समाज में एक संघर्ष पैदा होता है। इसी तरह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखी जा सकती है। इसलिए अथर्ववाद के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या की जाती है। उसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि मॉर्गनथाउ के जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो क्या सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। तो मॉर्गनथाउ के राजनीतिक अथर्ववाद के 6 सिद्धांत हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। इनके कितने सिद्धांत हैं? तो 6 सिद्धांत हैं और हम इसके 6 सिद्धांत को बिल्कुल अपने तरीके से आसान शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। मॉर्गनथाउ एक राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने अथर्ववाद के 6 सिद्धांतों का वर्णन किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित किया जा सके। यानी कि मॉर्गनथाउ के बारे में हमने आपको बताया है कि यह एक राजनीतिक विचारक व्यक्ति थे जिन्होंने अथर्ववाद के 6 सिद्धांत दिए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बताया है। इसका पहला सिद्धांत है वो है राजनीतिक पर प्रभाव डालने वाली सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में निहित होना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि राजनीतिक क्षेत्रों में जो प्रभाव डालती है उनकी सभी नियमें जो है मानव के प्रकृति में निहित होती है। मॉर्गनथाउ द्वारा पहले राजनीतिक सिद्धांत में यह बताता है कि मनुष्य स्वार्थ होता है। वह अपने हितों के लिए किसी भी सीमा पार कर सकता है। उन्हीं से दोस्ती करता है या संबंध बनाता है जिससे उन्हें लाभ हो। जिससे कोई लाभ नहीं होता है उससे किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखता है। इसी प्रकार राज्य में भी एक राज्य दूसरे राज्य से तभी संबंध रखता है जब उससे उसे लाभ हो। इन्होंने यह कहा है कि समय के अनुसार किसी भी देश का राजनीतिक स्थिति बदलता रहता है और पहले जो राष्ट्र मित्र था वही राष्ट्र अपना दुश्मन भी बदलते समय के साथ हो सकता है और जो राष्ट्र आपका मित्र नहीं है वह बदलते परिस्थितियों के अनुसार आपका मित्र बन सकता है। यानी कि मॉर्गनथाउ द्वारा पहले राजनीतिक सिद्धांतों में यह बताया गया है कि मनुष्य जो है स्वार्थ होता है। मनुष्य स्वार्थी होता है जिसके कारण अपने हितों को पूर्ति करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। जैसे कि आप समाज में देख रहे हो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है और वह किसी भी सीमा तक जा सकता है ताकि वह जो है दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ सके। आपने इस समाज को देखा है और आप इस मुद्दों को जो है आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर यह कहा गया है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, देश के अंदर हो, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संबंध स्थापित करना हो तभी संबंध स्थापित किया जाता है जब एक राज्य का दूसरे राज्य से कुछ ना कुछ लाभ हो। जब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी न किसी प्रकार का लाभ हो। जब उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है तो उनसे मित्रतापूर्ण संबंध को तोड़ दिए जाते हैं। इसीलिए मॉर्गनथाउ बताते हैं कि समय के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों में परिस्थितियों में बदलाव आता है। जो राष्ट्र पहले आपका मित्र था वह बदलते परिस्थितियों के अनुसार वह आपका
दुश्मन भी हो सकता है। जो आपका कल दुश्मन था वह बदलते परिस्थितियों के अनुसार आज आपका मित्र हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने यह कहा है कि शक्ति का होना बहुत ही अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा इसका सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय हित की प्रधानता। राष्ट्रीय हित शक्ति के रूप में ही मान्यता देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अथर्ववाद का मार्ग कहलाता है। अथर्ववाद इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। राष्ट्रीय हित का केंद्र बिंदु सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए सुरक्षा शक्ति में वृद्धि करना माना जाता है। इसको अगर साधारण शब्दों में समझें तो कोई भी राष्ट्र अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए शक्ति में वृद्धि करना चाहता है। अथर्ववाद राजनीति को एक स्वतंत्र क्रिया का क्षेत्र मानना है। यह अर्थव्यवस्था, नीति शास्त्र, धर्म आदि के क्षेत्र को इससे भिन्न मानता है। अतः राजनीतिक आवश्यकताओं की सफलता से ही विदेश नीति का संबंध होना चाहिए, न कि किसी अन्य वस्तु की सफलता का। अन्य किस्म यह कहा गया है कि राष्ट्रीय हित की सबसे पहले प्रधानता होती है। अब इस प्रकार से समझो कि राष्ट्रीय हित क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी राष्ट्र की अपनी हित होती है और उस हित को पाने के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय हित के लिए कोई भी राष्ट्र यह नहीं देखता है कि क्या नैतिक और क्या अनैतिक है। जैसे कि कई बार भारत पर जो है आतंकी आक्रमण होता है तो वह इस बात को नहीं देखता है कि उसका जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो है उनको क्या नुकसान उठाना पड़ेगा। केवल अपने हित को पाने के लिए वह किसी भी सीमा तक चला जाता है। इसी प्रकार से मोर्गनथाउ बताते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने हित को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, चाहे वह अनैतिक कार्य हो या नैतिक कार्य हो, किसी भी तरह से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। नैतिक कार्य मतलब सही कार्यों करके अपनी शक्ति को बढ़ाना, जबकि अनैतिक कार्य द्वारा होता है गलत कार्यों को करके अपनी शक्ति को बढ़ाना। इस प्रकार से मोर्गनथाउ बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र अपने हितों को प्राप्त करने के लिए वह अनैतिक और नैतिक रूप से अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। तीसरा पॉइंट बनाने हैं वो है राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। मोर्गनथाउ ने राष्ट्रीय हित की अवधारणा को विशेष महत्व अवश्य दिया है, पर साथ ही वे यह भी मानते हैं कि इसकी परिभाषा करना एवं निश्चित अर्थ निर्धारित करना कठिन है। उनके विचार के अनुसार राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रेरित करने वाले को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय हित का विचार भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में राष्ट्रीय हित की मूल्य तत्व शामिल है। एक सफल राजनेता के लिए यह अवश्य है कि वह राष्ट्रीय हित यानी मूल तत्व को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढलने का प्रयास निरंतर करते रहे। मोर्गनथाउ का जो तीसरा नीति है, तीसरा प्रिंसिपल है, मोर्गनथाउ बताते हैं कि राष्ट्रीय हित का कोई अर्थ नहीं है, यानी कि किसी भी राष्ट्र के लिए उनका राष्ट्रीय हित क्या है इसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी राष्ट्रीय हित की परिभाषा दिया जाता है जिसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या किसी भी क्षेत्र हो, राष्ट्रीय हित प्रभावित करता है। राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय हित के बारे में इन्होंने यह कहा है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो वहाँ के नेता है उनको बदल जाना चाहिए, उनके जो तत्व हैं उनको जो है बदलाव लाना चाहिए, उनके जो नियम कानून हैं उनमें बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि बदलते वक्त बदलते परिस्थितियों के अनुसार उनकी विदेश नीति में बदलाव आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्र अभी आपका दुश्मन है वह आने वाले समय में दोस्त हो सकता है, तो अभी आपका दोस्त है आने वाला समय में आपका दुश्मन हो सकता है। इसीलिए जो राष्ट्र के नेता होते हैं उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि वह अपने विदेश नीति के बारे में अच्छे से समझ सके कि उनके लिए जो है किस राष्ट्र से मित्रता करना सही होगा, किस राष्ट्र से मित्रतापूर्ण संबंध तोड़ना सही होगा, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने राजनेता को जोर देने की बात कहा है कि एक सफल राजनेता वही होगा जो सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने नीति में बदलाव करे। चौथा है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। उन्होंने यह कहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बुद्धि के आधार पर बनाएं, क्योंकि यदि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो राजनीतिक में शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो आज आपका दोस्त है वह कल आपका दुश्मन भी हो सकता है, और जो आज आपका दुश्मन है वह कल दोस्त बन सकता है। इसीलिए इन्हें बुद्धि से राजनीतिक में कदम रखने की बात कही गई है। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में नैतिक मूल्यों को सार्वभौम न मानना। मोर्गनथाउ ने यह कहा है कि आप किसी भी तरह से नैतिक रूप से कार्य करो या नैतिक रूप से कार्य करो, आपको शक्ति प्राप्त करना है। यदि
आपने शक्ति प्राप्त कर लिया तो यह देश शक्तिशाली देश माने जाते हैं और अपने देश को सुरक्षा बनाए रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यानी कि मॉर्गनथाउ के जो 5वां सिद्धांत है उसमें यह कहा गया है कि चाहे आप किसी भी कार्य को नैतिक रूप से करो या अनैतिक रूप से, शक्ति बढ़ाना केवल अनिवार्य है ना। आपको शक्ति प्राप्त करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जब तक आप शक्तिशाली देश नहीं हो तब तक आप पर जो है कोई देश दबाव बना सकता है। जब आप शक्तिशाली राष्ट्र हो तभी आप अपने देश के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रख सकते हो, अपने देश के अंदर सुरक्षा बनाए रख सकते हो। इसका जो छठा सिद्धांत था और अंतिम था, राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में स्वायत्तता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की अपने स्वयं के मूल्यों और रुचियों पर कार्य करने की क्षमता के बारे में है। यानी कि एक राष्ट्र तभी राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है जब उन्होंने शक्ति को प्राप्त कर लिया है। यदि जब तक कोई राष्ट्र शक्ति प्राप्त नहीं कर लिया है तो वह राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता को स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। यानी कि मैं अगर आपको साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास करूं तो वही राष्ट्र अपने मूल्यों और नीतियों के अनुसार कार्य कर सकता है जो राष्ट्र स्वतंत्र है, यानी कि जो राष्ट्र शक्तिशाली है, जिन पर किसी का दबाव नहीं है। जिस राष्ट्र पर किसी अन्य राष्ट्रों का दबाव है वह राष्ट्र जो है अपने नीतियों और मूल्यों को अपने स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से अपने नीतियों एवं कार्यों को नहीं कर पाता है, यानी किसी राष्ट्र के दबाव में आकर ही अपने विदेश नीति को निर्धारित करता है। इसीलिए इन्होंने छठे प्रिंसिपल द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि सभी राष्ट्र को शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वह अपने कार्यों और अपने मूल्यों को अपने अनुसार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब मैं इससे संबंधित कोई प्रश्न अपलोड करूं सबसे पहले आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपको अगर इस प्रश्न का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप आसानी से इसका PDF नोट्स पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।